नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम आपके क्या आयोग करवाता है, उन सभी की दृष्टि से हम महत्वपूर्ण चर्चाएं परिचर्चाएं कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्या करेंगे, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड अर्थात जो उत्तराखंड का इतिहास रहा। ठीक है, आपने भारत का इतिहास पढ़ा है तो उसमें ही हम अगर एक छोटे से स्तर पे आए तो उसमें जो हमारा उत्तराखंड रहा, देवभूमि है, पितरों की भूमि है, जो हमारी मातृभूमि है उत्तराखंड, उसके इतिहास के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। यहाँ का इतिहास कैसा रहा, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से वंशों ने क्या क्या राज किया, ठीक है, किस प्रकार का इतिहास हमें मिलता है, ठीक है, किस प्रकार के इतिहास की यहाँ से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, चाहे वो क्या हो, धार्मिक ग्रंथ हो या आपके अधार्मिक ग्रंथ हो, पौराणिक ग्रंथ हो, ठीक है, आपका स्कंद पुराण हो, मानसखंड हो, केदारखंड हो, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण होगा उत्तराखंड के इतिहास से, लाखों गुफा, किमनी, हुडली, लेपथाप, इन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ना है और वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। इससे पहले हमने क्या किया था, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड के 4-5 वीडियो किए हैं, आपने बहुत अच्छा उन पे रिव्यू दिया है। उसी के अनुसार आज हम क्या लाए हैं कि जो उत्तराखंड का इतिहास रहा महत्वपूर्ण है, 1 से 2 नंबर यहाँ से बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। जो हमारा उत्तराखंड का मैप है उसी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम इसके उत्तर में बात करें तो उत्तर में आपका क्या, तिब्बत, उत्तर में आपका तिब्बत पड़ता है, पूर्व में आपका नेपाल पड़ता है, और पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण में आपका क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है। ठीक है, पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण ये इसका क्या है, भौगोलिक विस्तार है। अगर हम बात करूं, देखो तिब्बत से कौन कौन से राज्य मिलते हैं, आपने बोला चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, ठीक है, पिथौरागढ़ हो गया, चीन तिब्बत से मिलते हैं। ठीक है, नेपाल से पूछा तो आपने बोला सर नेपाल से कौन कौन से मिलते हैं, नेपाल से सर पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह, नेपाल से पिथौरागढ़, चंपावत और उधर उधम सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने हिमाचल प्रदेश से पूछा तो कौन, आपने बोला सर देहरादून। ठीक है, ऐसे। और हमने बोला अगर दक्षिण में उत्तर प्रदेश से बात करूं तो आपका हरिद्वार हो गया, पौड़ी हो गया, उधम सिंह नगर हो गया। ठीक है, नैनीताल का भी हिस्सा आपको दिख रहा है कि ये किसके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो आइए अब हम चर्चा परिचर्चा करते हैं। हम ज्योग्राफी वाली वीडियो में जानेंगे। हम जान रहे हैं अगर उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ के इतिहास के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, देखो बात करूँ, अगर हम आज इतिहास को जान रहे हैं तो कैसे जान रहे हैं, तो उसको हम विभिन्न कालखंडों में उसका अध्ययन करते हैं। इतिहासकारों ने सुविधा के अनुसार इसे क्या विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया हुआ है। तो वैसे ही उत्तराखंड को अगर बात करें तो इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। उत्तराखंड को के इतिहास को कितने, 3 भागों में बांट सकते हैं। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं, पहला आपका प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के स्रोत अलग होंगे। ठीक है, दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के स्रोत आपके अलग होंगे। तीसरा आपका ऐतिहासिक काल आता है। तो उत्तराखंड के हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला आद्य ऐतिहासिक काल, दूसरा आपका प्रागैतिहासिक काल, तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, आगे चर्चा परिचर्चा करें। राज्य में ऐसे अनेक पुरातात्विक साक्ष्य, पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर क्या कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र अति प्राचीन काल से ही मानवीय गतिविधियों से संबंध रहा है। ठीक है, राज्य में, उत्तराखंड राज्य में ऐसे हमें विभिन्न साक्ष्य मिले हैं सर, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, इतिहासकार क्या बोल रहे हैं कि ये राज्य का जो अस्तित्व है क्या है, अति प्राचीन क्या है, अस्तित्व है, जिसमें विभिन्न मानव की गतिविधियों का क्या मिलते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चाहे वो लाखों गुफा के दीवारों से चित्र मिले हो, गुफा से चित्र मिले हो, किमनी से हो गया, हुडली से हो गया, लेथाप से हो गया। ठीक है, तो आइए अब जानेंगे बिल्कुल हम उत्तराखंड के इतिहास का जो ऐतिहासिक स्रोत है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ के ऐतिहासिक स्रोतों में, तो हमें किस में ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी हमें किस में मिलती है, तो हमें लोक गाथाओं में, मतलब कि जो यहाँ की लोक गाथाएँ हैं, कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं, उसमें आपको पता है राजुला मालूशाही। ठीक है, राजुला मालूशाही की प्रसिद्ध प्रेम कथा हर
कोई क्या है उसके जानता है, ये प्रेम कथा से वो क्या है बिल्कुल इसके रस को वो क्या करता है अपने अंदर ग्रहण करता है। कहीं ना कहीं उसमें विरह की भावना, एक प्रेम की भावना उसमें उत्पन्न होती है। तो राजुला मालूशाही देखो आप सभी जानते हो, ठीक है। रमौला गाथा हो गए, पवाड़े हो गए, ठीक है। जागर से भी आप सभी लोग क्या हैं परिचित हैं। जागर हुड़की बॉल, ठीक है। हुड़की बॉल रुपाई में आपको पता है, हुड़की बॉल रुपाई में गाया जाने वाला क्या है, एक क्या है बता मुझे, क्या है बताइए, फटाफट बताएंगे। नृत्य है या क्या है बताइए मुझे, लोक नृत्य है, क्या है बताइए मुझे, हुड़की बॉल होंगे, ठीक है। ये उत्तराखंड के इतिहास के बारे में क्या करते हैं, जानकारी हमें प्रदान करते हैं। जिसमें हमने बोला राजुला मालूशाही, रमौला गाथा, पवाड़ी, जागर, हुड़की बॉल गाथा है। उत्तराखंड के इतिहास को दो चरणों में भी फिर इसके अनुसार हम बांट सकते हैं। एक आपका हो जाता है ऐतिहासिक, एक होता है प्राग ऐतिहासिक। एक हो जाता है ऐतिहासिक, एक हो जाता है प्राग ऐतिहासिक काल हो जाता है। ठीक है। आइए अब क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, कहाँ से फुटअप होंगे, उनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। पुरातत्व की दृष्टि से मानव का इतिहास प्राचीनतम चरण पाषाण युग। पाषाण मतलब सर क्या होता है, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण मतलब होता है पत्थर, सर पाषाण मतलब पत्थर। महापाषाण बोले तो महा मतलब बड़ा पत्थर, ठीक है। तो प्राचीनतम जो चरण है मानव इतिहास के, उनके हमें कहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पाषाण युग से, यानी पत्थरों का युग था वो, ठीक है, पाषाण युग से। जैसे आज आप बोल सकते हैं आज क्या है, आईसीटी का युग है, आज तकनीकी का युग है, आज टेक्नोलॉजी का युग है। तो वैसे ही ये पाषाण युग की हम बात कर रहे हैं, जिसे डॉक्टर मदन मोहन जोशी ने 3 चरणों में बांटा है। इस पाषाण युग को डॉक्टर मदन मोहन जोशी ने 3 कालों में बांटा हुआ है, जिसमें निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल युग में इन्होंने बांटा हुआ है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से इतिहास को निम्न, मध्य और उच्च पुनर्पाषाण काल में किस इतिहासकार ने बांटा हुआ है, तो मदन मोहन जोशी ने 3 से कालों में बांटा हुआ है। आइए देखो निम्न पुरापाषाण काल की बात करो तो इसमें पाषाण युग के उपकरण, पाषाण मतलब हमने बताया था पत्थर, युग मतलब जो वो क्या एज चल रहा है, वो जो एज चल रहा है पाषाण युग मतलब, ठीक है। उसमें उपकरण, पत्थरों के उपकरण, ठीक है। खोज यमुना उत्पयतका श्रीनगर में अलकनंदा के उत्पक्या में क्या पश्चिमी रामगंगा घाटी, अल्मोड़ा, खुटानी नाला से के क्या नोटियाल व यशोधन मठपाल द्वारा की गई है, ठीक है। आइए अब हम चर्चा परिचर्चा करेंगे जो उत्तराखंड के 3 काल हैं, ठीक है। इतिहास को जानने के वो प्रमुख जो काल हैं वो आपके आ जाते हैं साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशियों से प्राप्त जो विवरण है उनके बारे में, ठीक है। जो साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्य के स्रोत हमारे उत्तराखंड के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, तीसरा है विदेशियों से प्राप्त जो विवरण है, जैसे यहाँ ह्वेंसान आया, ठीक है। यहाँ क्या आया बता मुझे, ह्वेंसान आया, फाहियान आया, तो उनने क्या कहा, देखो हरिद्वार को मो यू लू किसने कहा, कि हरिद्वार क्या है बताओ, मो यू लू है जो 20 ली के क्षेत्र में फैला हुआ है, किसने कहा बताइए मुझे। तो ठीक है हम जानेंगे आगे। अगर देखो साथियों धैर्य बनाए रखोगे तो बहुत चीज आपको सीखने को यहाँ से आज मिलने वाला है, ठीक है। तो उत्तराखंड इतिहास का विवरण की बात करो तो हमने बोला कि साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। जो इसका लिटरेचर है, लिटरेचर का जो सोर्स है, ठीक है, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं, ठीक है। और उत्तराखंड का अगर हम बात करें सबसे पहले तो किस में मिलता है, सबसे प्रथम उल्लेख उत्तराखंड का ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद। सर कौन सा है, ऋग्वेद। आपने बोला वेद कितने होते हैं, सर आपने बोला वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है। तो सबसे प्राचीन अगर हम बात करूं वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, जिसमें उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस वेद में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है, तो आपको दे देगा एग्जामिनर, या तो दे देगा देखो ऋग्वेद दे देगा, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है। अगर ज़्यादा आपका उत्तराखंड वाला पोर्शन ज़्यादा होगा तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, लेकिन इजी है ऐसा बनेगा नहीं, ठीक है। जिसमें इस क्षेत्र के लिए मनुष्यों की पूर्ण भूमि या देवभूमि कहा गया है। आपसे पूछेगा कि किस वेद में उत्तराखंड को मनुष्यों की पूर्ण भूमि या देवभूमि कहा गया है, तो ऋग्वेद में
कहा गया है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, ऐतरेय ब्राह्मण हो गया, इसमें उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपसे पूछेगा किस ग्रंथ में, किस ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर का कुरु शब्द कहा गया है, तो ब्राह्मण एवं ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर का कुरु कहा गया है। ठीक है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर हो गया। ठीक है, खसदेश हो गया, उत्तराखंड कहा गया है। देखो स्कंद पुराण में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर और खसदेश कहा गया है, और वहीं स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड तथा कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। हमने आपको जब पहले इतिहास बताया था, हमने महामैराथन भी किए थे, उसमें भी हमने आपको बताया कि जो हमारा उत्तराखंड था, उत्तराखंड को स्कंद पुराण में क्या कहा गया, दो मंडलों में, जैसे आज हम कुमाऊं गढ़वाल बोलते हैं, उस समय ये दो भागों में भी विभक्त था। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा जाता था। केदारखंड में हमने दो आश्रम आपको, बद्रिकाश्रम, कर्णाश्रम हमने आपको बताया था। कर्णाश्रम शकुंतला और मालिनी की प्रेम प्रसंग, राजा भरत का जन्म हुआ था। ठीक है, भारत का शेक्सपियर। ठीक है, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहार किसकी रचना है, कालिदास की है, ऐसा कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी उन्होंने इसी कहाँ, कर्णाश्रम में, जो मालिनी नदी के तट पर क्या था, ये सब केदारखंड में पड़ते थे। ठीक है, दूसरा आपका अगर बात करूं तो इसे कुमाऊं को क्या कहा गया था, मानसखंड कहा गया था। ठीक है, आइए सर आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है स्कंद पुराण में गढ़वाल या केदारखंड और मानसखंड को संयुक्त रूप से खसदेश कहा गया है। देखो, स्कंद पुराण में दोनों के लिए खसदेश प्रयोग किया गया है। जिसे हम आज कुमाऊं बोल रहे हैं, कुमाऊं मंडल बोल रहे हैं, जिसे आज हम गढ़वाल मंडल बोल रहे हैं, स्कंद पुराण में जिसे केदारखंड या मानसखंड कहा गया, उसे संयुक्त रूप से क्या कहा गया, स्कंद पुराण में खसदेश कहा गया है। ठीक है, स्कंद पुराण में हिमालय क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया था। तो पूछेगा निम्नलिखित में से स्कंद पुराण में हिमालय को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया था, निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो जो स्कंद पुराण में हिमालय क्षेत्र को 5 भागों में बांटा था, उनमें नेपाल मानसखंड हो गया, केदारखंड हो गया, जालंधर और कश्मीर आपके क्या थे, ये 5 भाग थे। ठीक है, वहीं स्कंद पुराण में वर्णित है कि नंदा पर्वत गढ़वाल और कुमाऊं को विभाजित करता था। जो नंदा पर्वत था वो गढ़वाल और कुमाऊं को विभाजित करता था, ऐसा स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है। पुराणों में कुमाऊं को कुर्मांचल कहा गया है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया, तो बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द प्रयोग हुआ है। महाभारत में गढ़वाल क्षेत्र को क्या स्वर्ग भूमि, महाभारत में गढ़वाल क्षेत्र को स्वर्ग भूमि, बद्रिकाश्रम, तपोभूमि कहा गया है। ठीक है सर, याद रखना जो हमारा महाभारत था, महाभारत की रचना किसने की, महाभारत बताइए मुझे। ठीक है, महाभारत बताइए, क्या है महाभारत, बताओ मुझे फटाफट। ठीक है, तो उसमें गढ़वाल क्षेत्र को स्वर्ग भूमि, बद्रिकाश्रम, तपोभूमि कहा गया है। ठीक है, महाभारत के आदि पर्व में उत्तर कुरु तथा दक्षिण कुरु 2 देशों का स्पष्ट वर्णन मिलता है या किया गया है, जिसमें केदारखंड के अंतर्गत माया क्षेत्र, जिसे हरिद्वार कहा जाता है, से हिमालय तक का क्षेत्र आता था। ठीक है, केदारखंड के अंतर्गत माया क्षेत्र, हरिद्वार वाला एरिया से हिमालय तक का क्षेत्र आता था। ठीक है, तथा मानसखंड के अंतर्गत नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक का क्षेत्र आता था। और हिमालय, जो हम उत्तराखंड की बात में कुमाऊं क्षेत्र की बात करें, तो इसमें क्या, मानसखंड के अंतर्गत नंदा देवी पर्वत से कालागिरी पर्वत तक क्षेत्र आता था। इन दोनों खंडों को नंदा देवी पर्वत द्वारा अलग किया जाता है, करता, ऐसा हमें उल्लेख मिलता है, या पर्वत अलग करता है। कौशिकी ब्राह्मण में लिखा है कि वाक देवी का निवास स्थान भी कहाँ था, बद्रिकाश्रम में था। ठीक है, जो कौशिकी ब्राह्मण है उसमें क्या लिखा गया है, वाक देवी का निवास स्थान कहाँ है, बद्रिकाश्रम में है। श्री व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में क्या षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना की थी। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से क्या षष्ठी लक्ष्य की संहिता की रचना किस आश्रम में की गई थी, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो कहाँ, बद्रिकाश्रम में की गई थी। ठीक है, किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया, जिसे तुमुल संग्राम कहते हैं, तुमुल संग्राम किया था। इसका उल्लेख हमें केदारखंड में मिलता है। जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ वह आज क्या बिल्लव केदार के नाम से प्रसिद्ध
तीर्थ बन गया है और बिल्लव केदार अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से बिल्लव केदार किस नदी के तट पर स्थित है, तो अलकनंदा के तट पर स्थित है, जिसे शिवप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमने धार्मिक ग्रंथ जाना। अगर हम बात करूं अधार्मिक ग्रंथों की बात करूं तो बहुत ही सर याद रखना, क्योंकि हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखो पूछेगा निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि क्या है, अष्टाध्यायी। ठीक है, 8 अध्यायों का क्या है, संकलन है अष्टाध्यायी। पाणिनि इसके क्या है, रचयिताकार है। संस्कृत का क्या है, ग्रंथ है। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। ठीक है, कालिदास कृत रघुवंशम मेघदूतम कुमार संभवम किसके हैं, विक्रमोर्वशीयम ऋतु संहार किसके हैं, कालिदास जी के हैं। ठीक है, हमने और देखो उनका अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, जिसकी रचना हमने बताया आपको कहाँ पे किया गया था, बताओ मुझे, कहाँ पे, कर्णाश्रम में, जिसे वर्तमान में चौका घाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाण भट्ट का क्या था, बताओ मुझे, बाण भट्ट कृत हर्षचरित इंपोर्टेंट है। राजशेखर कृत काव्यामीमांस, ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार चाहे केंद्र हो जाए चाहे राज्य हो जाए, उनमें क्या आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त इन ग्रंथों से भी, इन साहित्यों से भी, इन रचनाओं से भी, इन उपन्यासों से भी, इन किससे, इन रचनाओं से भी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, कलहण द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलहण की रचना है रास्तरंगणी, जिसमें कसमोर नहीं है, सरवर्तनी सुधार करना है। कश्मीर के शासक कौन थे, ललितादित्य मुक्तापीड़ा द्वारा गढ़वाल विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखो सर पूछ लेगा निम्नलिखित में से कलहण की रचना कौन सी है, तो रास्तरंगिणी है कलहण की। या रास्तरंगिणी के रचनाकार पूछेगा कलहण, कलहण की रचना क्या है, रास्तरंगिणी है, जिसमें किसके बारे में, गढ़वाल का शासक कौन था, बताओ मुझे, गढ़वाल का शासक उस समय कौन था, आप मुझे बताएंगे। लेकिन जो कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तपीड़ा थे, उन्होंने गढ़वाल पर विजय का उल्लेख इसमें मिलता है रास्तरंगिणी में। ठीक है, उत्तराखंड में प्रचलित लोक गाथाओं जैसे जागर इत्यादि भी इतिहास हेतु महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे हमने आपको पहले ही ऊपर इसके बारे में बताया था। ठीक है, मुस्लिम ग्रंथ क्या, जहांगीरनामा और तारीख ए बदायूनी में भी उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। लो जी, अब देखो जो मुस्लिम ग्रंथ है उसमें भी हमें उत्तराखंड क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। दो आपका, एक जहांगीरनामा हो गया, एक तारीख है बदायूनी हो गया, इसमें भी उत्तराखंड क्षेत्र का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है, ह्वेंसान ने अपने यात्रा वृत्तांत सी यू की, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से सी यू की यात्रा वृत्तांत किसका है, ह्वेंसान का। किसके समय काल में भारत आया था, ह्वेंसान हर्षवर्धन के उसमें। ठीक है, उत्तराखंड के लिए पोलीही या मोपुलो अर्थात ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया था, तथा हरिद्वार को इन्होंने क्या बोला था, मोयुलो अर्थात माया नगरी या मयूर नगरी कहा था। जो इसकी माप कितना, 20 ली बताई। ये क्या है, एक मेजर करने का माप, जैसे हम गज हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो वैसे ही जो चीनी माप है ये ली है। ह्वेंसान ने क्या बोला, हरिद्वार को मोयुलो कहा या माया नगरी कहा या मयूर नगरी कहा। तो सर यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई परेशानी बताइए, नहीं तो हम आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं। ठीक है, ह्वेंसांग ने अपनी पुस्तक, ठीक है, ह्वेंसांग ने अपनी पुस्तक में क्या कहा गया है, गोविशाण नामक स्थान का वर्णन किया गया है। गोविशाण किसे कहा जाता है, काशीपुर या उत्तर काशी, बताओ मुझे, किसे गोविशाण, वर्तमान में किसे गोविशाण बोलते हैं, उत्तर काशी या काशीपुर। दो ऑप्शन मैंने आपको दिए, आप मुझे एक्टिविटी करोगे। ठीक है, देखो अगर वही बात करूं, इसकी पुष्टि प्रोफेसर अलेक्जेंडर कनिंगम ने काशीपुर के रूप में की है। देखो नीचे ही आपका आंसर छिपा हुआ था, बस आपको क्या है, अपने अंदर के ज्ञान को टटोलने की जरूरत है। ठीक है, जो गोविशाण है उसकी पुष्टि काशीपुर से की है, किसने, अलेक्जेंडर और कनिंगम ने। ठीक है, जोशीमठ जिसे ज्योतिर्पीठ या ज्योतिर्मठ कहा जाता था। ठीक है, हस्तलिखित ग्रंथ गुरुपादुक में अनेक शासक और वंशों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें प्रयाग प्रशस्ति लेख में इस क्षेत्र को का क्या, कार्तिकेयपुर करत्यूर कहा गया है। कार्तिकेयपुर या करत्यूर कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में हमने आपको समुद्रगुप्त के बारे में बताया हुआ है। हरिसेन समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था, जो हम हरिसेन, हमने जब आपको इतिहास के बारे में बताया था, जब हमने समुद्रगुप्त के बारे में बताया था, वहाँ हमने हरिसेन के बारे में बताया था। हरिसेन के हमने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी चर्चा परिचर्चा की थी। ठीक है,
तो आइए सर आगे बढ़ते हैं। तालेश्वर से प्राप्त ताम्रपत्रों में कार्तिकेयपुर तथा ब्रह्मपुर शब्द का उल्लेख किया गया है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में केवल कार्तिकेयपुर शब्द का उल्लेख मिलता है, जबकि चीनी यात्री ह्वेंसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में केवल ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट है आपके क्या है, पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक है, जो क्या है, जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। जो प्रागैतिहासिक अवशेष हैं उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज का प्रारंभ हेनवुड को जाता है। किसे उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज या जनक किसे बोलते हैं, हेनवुड को जाता है। हेनवुड द्वारा 1856 में चंपावत के देवीधुरा नामक स्थान पर सर्वप्रथम कफ मार्क्स क्या किए गए थे, उत्खनित किए गए थे, उनके द्वारा खोजे गए थे। उत्तराखंड में पुरातत्व का खोज या जनक कौन, हेनवुड। सबसे पहले 1856 में चंपावत के देवीधुरा नामक को इन्होंने यहाँ उन्हें क्या मिले, इन्होंने खोजे थे क्या, कफ मार्क्स खोजे थे। ठीक है, इसके पश्चात 1877 में रिवेट कानक द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के समीप शैल चित्रों की खोज की थी, जो 12 पंक्तियों में है, जो कितनी 12 पंक्तियों में खुदे हुए हैं। रिवेट कॉर्नेक द्वारा द्वाराहाट क्षेत्र से प्राप्त शैलचित्रों को यूरोप से प्राप्त शैलचित्रों के समान बताया गया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय को पश्चिमी रामगंगा घाटी के सन्नड़ा, ठीक है, तथा बसड़ी गांव या बंसड़ी गांव भिक्याशैन से समाधान प्राप्त, समाधान मतलब कि जहां कोई मनुष्य डेथ हुई होगी उसे दफनाया गया हो, समाधान। ठीक है, इसी तरह आकृत्या, जसकोट, देवीधुरा, नौला, जैनल, सनला, बसेड़ी, मुनिया की ढाई, जाऊं ग्राम, गोपेश्वर, पनार की घाटी आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आइए हमने जाना हेनवुड के बारे में। ठीक है, चंपावत के देवीधुरा हो गया। ठीक है, अब हम परिचर्चा करते हैं अल्मोड़ा से जो प्राप्त स्रोत है, सोर्स फ्रॉम अल्मोड़ा। तो यहाँ से क्या मिला, तो सबसे बड़ा यहाँ से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लाखू उड्यार हुआ है। सुयार नदी के तट पर लाखू गुफा है, लाखू गुफा। ठीक है, देखो पहाड़ी में गुफा को उड्यार बोलते हैं, तो लाखू उड्यार भी है। ठीक है, इसकी खोज 1968 में 1968 में डॉक्टर MP जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है, जो लाखू गुफा है, उड्यार है, 1968 में डॉक्टर MP जोशी द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। ठीक है, यह उड्यार अल्मोड़ा जनपद के अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूर बाड़ूछीना या बाड़ीछीना के पास दलबैंड पर स्थित है। ये नागफनी आकार की गुफा प्राप्त हुई है। अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर आगे बाड़ीछीना के पास दलबैंड पे यह स्थित है। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया सर, किस नदी, तो सुयार नदी के दाएं तट पर स्थित है। यहाँ से मानव तथा पशु पक्षियों के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। तो सर आपको याद रखना है, जो लाखू गुफा है अल्मोड़ा से कितना 20 किलोमीटर आगे, कहाँ, दलबैंड में, बाड़ूछीना के दलबैंड में स्थित है। ठीक है, सुयार नदी के बाएं तट पर स्थित है। किसने इसकी खोज की, तो सर आपने बताया, इसकी खोज किसने की, बताइए मुझे फटाफट। लाखू गुफा की खोज किसने की, तो आपने बोला सर 1968 में MP जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, तो सर आपने बोला यहाँ से पक्षियों, पशु पक्षियों के चित्र, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तथा मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया। लो सर आपके लिए आ गया एक महत्वपूर्ण फैक्ट। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल में मानव या किसे, बताओ मुझे फटाफट बताएंगे। मानव के साथियों को, सगे संबंधियों को या मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते दिखाया गया है, तो लाखू उड्यार। ठीक है, जानवरों में लोमड़ी, अनेक पैरों वाली छिपकली के चित्र प्राप्त हुए हैं। देखो उसी दीवारों पे जो लाखू उड्यार है, उसी की दीवारों में, ठीक है, लोमड़ी, जानवरों में लोमड़ी मिला हुआ है, और अनेक पैरों वाला छिपकली के चित्र क्या हुए हैं, प्राप्त हुए। ठीक है, इन शैल चित्रों में मानव आकृतियों को रंगों से भी क्या सजाया गया है। इन शैल चित्रों में 3 रंगों का प्रयोग हुआ है। सबसे नीचे श्याम, ठीक है, मध्य में कत्थई रंग, ठीक है, लोहित रंग भी बोलते हैं, और ऊपरी भाग में श्वेत रंग का प्रयोग किया गया है। 3 रंग, श्याम रंग, कत्थई रंग या लोहित रंग, या ऊपरी भाग में श्वेत रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह शैल चित्र नागफनी के आकार का है। डॉक्टर यशवंत सिंह कठौज के अनुसार लाखू उड्यार उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक शैल चित्र की पहली खोज थी। इन चित्रों को
ताम्रपाषाण काल में रखा गया है। कुछ विद्वानों ने इन चित्रों को भीमबेटका शैल चित्र के समान भी माना है। जो लाखों ड्यार से हमें चित्र मिले हैं, इनका कंपेयर किसके साथ किया गया है? भीमबेटका के चित्रों से किया गया है। ठीक है, राज्य पुरातात्विक विभाग 1922 ने इसे अपने संरक्षण में लिया। देखो, राज्य पुरातत्व विभाग ने 1992 में इसे अपने संरक्षण में लिया था। तो सर हमने जाना किसके बारे में? सर हमने जाना किसके बारे में? लाखों ड्यार अल्मोड़ा के बारे में। ठीक है, जितने भी फैक्ट बनते थे उनके बारे में हमने चर्चा की। दूसरा है आपका फड़का नौली। ठीक है, दूसरा जो आपका है फड़का नौली है। लाखों ड्यार से आधा किलोमीटर पहले फड़का नौली के पास 3 शैलचित्र स्थित हैं। प्रथम शैलचित्र की छत नागराज के फन के भांति बाहर निकली है। इसकी दीवारों पर आकृतियों के 20 संयोजक विद्यमान हैं। दूसरे शैलचित्र में 10 स्थानों पर चित्रण के प्रमाण भी मिले हुए हैं। और तीसरे शैलचित्र में सुयाल नदी के तट का क्या मिलता है? आपका सुयाल नदी के तट पर स्थित है। फड़का नौली की खोज की बात करो तो 1985 में, खोज भी याद रखना है। अब स्टेटमेंट बना के देगा, फड़का नौली हो गया, एक साइड या लिख देगा। ठीक है, लाखों ड्यार होगा, एक साइड एरिया डाल देगा। और किमनी गांव हो गया, एक साइड ईयर डाल देगा। हुडली एक साइड ईयर डाल देगा, या इनके क्या खोजकर्ता डाल देगा। ठीक है, फड़कानौली की खोज 1985 में यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। ठीक है, तो फड़कानौली आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है आपका पेटसाल की बात करें तो इस शैलचित्र की खोज 1989 में किसके द्वारा? पेटसाल की खोज 1989 में 1989 में यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। ठीक है सर, तो यहाँ से नृत्यरत मानव मतलब नृत्य करते हुए मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है, जिन्हें कत्थई रंग से सजाया गया है। यहाँ से 2 गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें पहली गुफा 8 मीटर गहरी और दूसरी 6 मीटर ऊंची है। पहली गुफा की बात करूं सर तो 8 मीटर गहरी, 6 मीटर ऊंची है। दूसरी गुफा की बात करूं 4 मीटर ऊंची और 3.10 मीटर क्या है? गहरी है। ठीक है, तो सर नेक्स्ट आपका है फलसीमा। ठीक, यहाँ से योग मुद्रा व नित्य मुद्रा मानव की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो सर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक काल से योग मुद्रा या नित्य मुद्रा के मानव आकृतियाँ मिली हैं? तो फलसीमा से मिली हुए हैं। यहाँ एक चट्टान पर 2 कप मार्क्स भी बनाए गए हुए हैं। ठीक है, यह अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, जो आपका फलसीमा है कहाँ है? अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, जहाँ से योग मुद्रा व नृत्य करते हुए शैलचित्र हमें प्राप्त हुए हैं। तो सर नेक्स्ट आपका है ल्वेपथाप है। ल्वेपथाप की बात करूं तो यहाँ क्या मिला है? बताओ मुझे। यहाँ से प्राप्त शैलचित्र मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। सर देखो, पूछ लेगा आपसे कि वह कौन सा ऐतिहासिक स्थल है जहाँ मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? तो सर आंसर आपका क्या हो जाएगा? लेपथाप हो जाएगा। ठीक है, लाल रंग के प्राप्त यहाँ से चित्र हुए हैं, इसलिए इसे लेपथाप कहा गया। लेपथाप से लाल रंग के चित्र प्राप्त हुए तो लेपथाप कहा गया है। यहाँ पर 3 शैल चित्र स्थित हैं। पहला शिलाश्रय अल्मोड़ा बिनसर मार्ग पर लेपथाप नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, दूसरा अगर बात करूँ तो कसार देवी आपका इंपोर्टेंट होता है। कसार देवी शैल चित्रों में 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण किया गया है। सर देखो, सवाल अगर एग्जामिनर बनाएगा आपसे यहीं से बना लेगा कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक काल से 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है? तो कसार देवी से हुआ है, जो काशी पर्वत या कश्यप चोटी पर स्थित है। यह स्थान अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है आपका कसार देवी। ठीक है, नेक्स्ट है रामगंगा घाटी की अगर बात करूं, डॉक्टर यशोधर मठपाल को यहाँ से पाषाणकालीन शवागार ओखली कपमार्क्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, रामगंगा से। धनगढ़ की बात करूं तो धनगढ़ की बात अगर हम करूं तो कुमाऊं विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के इतिहासकार एवं पुरातत्व विभाग के अल्मोड़ा जनपद में बगवाली पोखर के निकट धनगल गांव से थापली व पुरोला के समान चित्रित धूसर मृदभांड। मृदभांड मतलब साथियों सर, मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, उसके टुकड़े मिले हैं। पकी ईंटों मिट्टी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। खिलौने ताम्र चूड़ियाँ व अश्व, अश्व मतलब हुआ घोड़ा, घोड़ा, अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ, वो भी खोजे गए हैं। ठीक है, यह चित्रित मृदभांड लाल मिट्टी से निर्मित है। यहाँ कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा 1998 में प्रोफेसर MP जोशी और DS नेगी के संरक्षण में उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया था। ठीक है सर, नेक्स्ट है चंद्रेश्वर मंदिर द्वारा हाट। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उनके बारे में भी हम परिचर्चा कर
लेते हैं। द्वाराहाट में चंद्रेश्वर मंदिर के समीप से ओखलियाँ, कप मार्क्स हो गया, ठीक है, ये हमें प्राप्त हुई है, जहाँ बार पत्तियों में 200 कप मार्क्स खुदे हुए हैं। इनकी खोज डिपेट कार्नक द्वारा 1877 में किया गया था, ठीक है। डॉक्टर MP जोशी द्वारा जसकोट, देवीधुरा आदि स्थानों में भी क्या काफ़ी कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। और डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा गोपेश्वर के समीप पश्चिमी नयार घाटी से भी कप मार्क्स की खोज की गई है। वहीं द्वाराहाट को कुमाऊं का खजुराहो कहा गया है। सर बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लेना। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कुमाऊं के या गढ़वाल के किस क्षेत्र को कुमाऊं का खजुराहो कहा गया है? तो द्वाराहाट क्षेत्र को कुमाऊं का क्या कहा गया है? खजुराहो कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है नैनीपाताल। नैनीपाताल की बात करूँ, यहाँ से 1999 में 5 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई। सर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल से 5 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है? तो नैनीपाताल से प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है खेखड़। खेखड़ की बात करूँ तो 1982 में प्रागैतिहासिक काल के मृत भांड प्राप्त हुए। 1982 में प्रागैतिहासिक काल के यहाँ के क्या मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिसमें हथवाल घोड़ हो गया, ठीक है, हथवाल घोड़ा हो गया, काला माटी, महरूर उड़ियार हो गया, मल्ला पैनोली, ठीक है, दीना पानी के, ये सभी स्थान अल्मोड़ा में ही आते हैं, ठीक है। नोट करना महरूल उड्याल से भी चित्रित अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर आपका जाखन देवी टेम्पल, ठीक है, यानी जाखन देवी मंदिर, ठीक है। यह मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। यह मंदिर यक्षों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। तो ये तो आपने अल्मोड़ा के इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्या थे प्रागैतिहासिक स्थल थे, ऐतिहासिक स्थल थे, ठीक है, हमने उसके बारे में परिचर्चा की। तो सर आपके लिए चमोली आ जाता है, तो चमोली से जो प्राप्त अवशेष हुए हैं उसके बारे में, तो इसमें गोरखा गुफा, ठीक है, गोरखा गुफा ये कहाँ से? अलकनंदा नदी के किनारे, कहाँ? डुगरी गाँव में स्थित, यहाँ से शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। गोरखाओं ने यहाँ लूट का माल छिपाया था, इस कारण से गोरखा गुफा कहते हैं। देखो ये किंवदंतियाँ हैं कि गोरखाओं ने इस स्थान पे क्या अपना जो कुमाऊं पे जब गोरखा आए थे तो उन्होंने यहाँ आक्रमण किया, तो जो इनका गढ़वाल और कुमाऊं से इन्होंने जो धन इन्होंने इकट्ठा किया वो कहाँ छिपा दिया? इन्होंने गोरखा गुफा में छुपा दिया है, ठीक है। इसकी खोज राकेश भट्ट द्वारा 1993 में की गई थी, ठीक है। यहाँ पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी और लाल रंग के चित्र अंकित किए गए हैं। देखो आपसे पूछ लेगा, इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक या आदि ऐतिहासिक काल से पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी व लाल रंग के चित्र अंकित किए गए थे? आपने बोला सर गोरखा गुफा, ठीक है। डॉक्टर मठपाल के अनुसार इन शिलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियां हैं, जिनमें 33 मानवों और 8 पशुओं की आकृतियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। यहाँ मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया गया है। यहाँ मनुष्य को त्रिशूल आकार से क्या किया गया है? अंकित किया गया है। मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र यहाँ से गोरखा गुफा से आपको मिलते हैं। पशुओं में बकरीनुमा चित्र काफ़ी प्राकृतिक है, ठीक है, काफ़ी नेचुरल रूप में आपका जो बकरीनुमा चित्र यहाँ से क्या पशु में प्राप्त होता है। इन शैलचित्रों का मुख्य विषय पशुचारक संस्कृति या पशुओं का हांका देकर घेरना है। इंपोर्टेंट है, यहाँ पे पशुओं का पीछा करते हुए उन्हें घेरते हुए मुख्य आकर्षक है, ठीक है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान के शैलचित्रों में मुख्य विषय पशुचारक संस्कृति या पशुओं का हाका देकर घेरना है? तो सर आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मलारी विलेज की बात करें, मलारी गांव की बात करें, तो मलारी गांव गुफा को सर्वप्रथम 1956 में शिव प्रसाद डबरान ने खोजा था। डबरान ने यहाँ से महापाषाणकालीन मतलब बड़ा, पाषाणकालीन मतलब पत्थर का युग, ठीक है, शवागार खोजे थे। इस शवाधानों की आकृति कैसी थी? मंडलाकार या गर्त जैसी है, जिनमें शव के चारों ओर अनगढ़ शिलाएं खड़ी करके रखी गई है, ठीक है। यह उत्खनन का कार्य सबसे पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1982 से 83 में किया गया था। यहाँ की गुफा अंडाकार थी, जिसकी ऊंचाई 1.15 मीटर की गहराई 3 मीटर थी, और इन्हें ऊपर से बड़े बड़े पटालों से, पटाल मतलब देखो पटाल पत्थर होते हैं, पाथर बोलते हैं जिसे पहाड़ी में, उनसे ढका हुआ है, ठीक है। इन शवाधानों में मानव अवशेषों के साथ अश्वमेध हो गया, तस्तरियां, विभिन्न आकार की टोंटी एवं लगभग 15 हत्थे युक्त कुतुब
कुतुब इत्यादि रखे गए हैं, जो इस बात का संकेत देती है कि इस काल का मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवन की कल्पना करता होगा। ठीक है, जब मनुष्य मर जाता था ना, जब मनुष्य मर जाता था उसके बाद क्या उनके साथ उनकी विभिन्न वस्तुएं भी रखी जाती थी, ऐसा इस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, जिससे हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि जो ये मनुष्य था ये मृत्यु के बाद भी जीवन के बारे में कल्पना करता था। ठीक है, तो आइए आगे हम चर्चा परिचर्चा करते हैं कि इन समाधानों को क्या, इन समाधानों में स्वात घाटी की गांधार सवागार संस्कृति के समान भी बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है डबराल के अनुसार किन्नौर में लिप्पा की समाधियों को समान मलारी के समाधान मंडलाकार गर्त जैसे थे। यहाँ वर्ष 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा नर कंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग, 5 किलोग्राम का एक सोने का मुखौटा, कांसे का कटोरा प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस स्थान से 5 किलोग्राम का एक सोने का मुखौटा या कांसे का कटोरा प्राप्त हुआ है। आप मुझे बताएंगे फटाफट किस स्थान से। अभी मैंने आपको बताया, कमेंट में आपका आंसर चाहिए। ठीक है, यहाँ से आखेट के लिए लौह उपकरणों के साथ पशु का एक संपूर्ण कंकाल भी मिला है। ठीक है, तो सर अब हम चर्चा परिचर्चा करते हैं किमनी गांव के बारे में। किमनी थराली के समीप पिंडर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ किमनी, कहाँ थराली के समीप, कहाँ पे पिंडर नदी के, पिंडर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आपने बोला पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर से होता है। अलकनंदा के साथ, किसके साथ, कहाँ पे, ये कर्णप्रयाग में मिलती है। ठीक है, कर्णप्रयाग में मिलती है। तो किमनी थराली के समीप पिंडर नदी के किनारे स्थित है। चमोली के किमनी गांव में स्थित इस गुफा में सफेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशु के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस स्थान से सफेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र मिले हुए हैं। तो आपने बोला किमनी गांव से। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि पशु की पहचान अब हिमालय वृषभ, जुबू या जोबा से की गई है। मलारी गांव से प्राप्त लौह फलक उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरण के बारे में क्या सर्वाधिक प्राचीन जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ लोहे का एक जार भी प्राप्त हुआ है। मलारी मालछा जनजाति का गांव है। जो मलारी है मालछा जनजाति का ये क्या है, गांव है। ठीक है, आइए चमोली से पढ़ लिया। अब जानते हैं हरिद्वार से प्राप्त जो अवशेष हैं उनमें से हमें एक मिलता है बहादुराबाद। ठीक है, बहादुराबाद से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ से हमें मृद भांड प्राप्त हुए हैं, ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कब, आपने बोला 1951 में खोदते समय, किसे, यशवंत कठोच को मिले हैं। और 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा भी उत्खनन किया जाने के साथ यहाँ से पाषाण उपकरण मिले, पत्थरों के उपकरण मिले और मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हरिद्वार के बहादुराबाद से। पौड़ी से प्राप्त अवशेषों की बात करूँ तो इसमें थापली का उत्खनन का कार्य किसने, HNB विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय द्वारा के जो क्या थी, पी नौटियाल के निर्देशन में 1982 से 83 में किया गया था। यहाँ से 1.20 मीटर के चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इन मृद भांडों में तस्तरियाँ व कटोरियाँ भी शामिल हैं। ठीक है, तो सर आगे बढ़ते हैं। चित्रित मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग का प्रयोग किया गया है, जिनमें सूर्य, सिग्मा का केंद्रीय वृत्त, खड़ी क्षैतिज रेखाएं, पत्तियां, पुष्प आदि के चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ से लाल व काले रंग के बर्तन भी क्या प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राचीन वस्तुएं भी, जिसमें तांबे की चूड़ियाँ होगी, आंखों पर काजल लगाने वाली अंजल होगी। ठीक है, और क्या सलकाएं व पक्की ईंटों से बनी चिड़िया उल्लेखनीय हैं। थापली से धान की खेती करने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लो सर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड के किस स्थान से क्या धान की खेती करने के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो थापली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, थापली अलकनंदा के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रणीहाट। ठीक है, रणीहाट की बात करूँ श्रीनगर में अलकनंदा नदी के दाहिने तट पर है। ठीक है, इसका उत्खनन भी गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा पी नौटियाल के निर्देशन में 1977 में किया गया था। यहाँ के उत्खनन में ईंटें प्राप्त हुई हैं। ईंटों के पास में क्या अस्त्र-शस्त्र, मृदभांड आदि भी प्राप्त हुए हैं। रानीहाट के प्राचीन निवासी स्थानीय कच्चे लोहा को गलाकर लोहे के औजार बनाने में निपुण थे, जो मछली मारने, शिकार करने हेतु प्रयुक्त किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे उत्तरकाशी से जो प्राप्त अवशेष हैं, उसमें आपका पहला पुरोला आता है। पुरोला, ठीक है, किस नदी के किनारे,
तो यह यमुना की सहायक कमन नदी, ठीक है, कमन नदी के बाएं किनारे स्थित है पुरौला। यमुना का सहायक नदी है क्या, पुरौला। क्या है, कमन नदी है वो पुरौला, ठीक है, पुरौला में, ठीक है। यहाँ से काले रंग के आलेख प्राप्त हुए हैं, यहाँ से क्या, काले रंग के आलेख प्राप्त हुए हैं जो शंख लिपि में लिखी गई हैं, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ से भी लाल व काले रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पक्की ईंटों के खिलौनों के मनके भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। पुरोला से एक स्टिका वेदिका भी प्राप्त हुई है जिसका आकार उड़ते हुए गरुड़ पक्षी के समान है। यहाँ से प्राप्त एक लोहे के फरसे तथा हड्डियों के प्रचुर अवशेषों के आधार पर यह कहा जाता है कि यहाँ पशुओं की बलि बड़ी संख्या में दी जाती है। सर नेक्स्ट आपका हुडली भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछेगा किस स्थान से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो आपने बोला हुडली, ठीक है। पिथौरागढ़ से प्राप्त अवशेष में आपका बनकोट आता है, इंपॉर्टेंट है, क्यों है, 8 ताम्र मानव आकृतियां कहाँ से, बनकोट से प्राप्त हुई है। चंपावत से हमने देवीधुरा पढ़ लिया था कि देवीधुरा के पुरातत्व की खोज का प्रारंभ हेनवुड को जाता है, ठीक है। उनके द्वारा 1856 में देवीधुरा में पुरापाषाण कालीन या पुरापाषाणिक समाधानों की खोज की गई थी। यह उत्तराखंड के सभी प्रागैतिहासिक अवशेषों में सबसे पहली खोज थी, ठीक है। अब हम जानेंगे सर ऐतिहासिक काल के स्रोत क्या क्या हैं। इसमें सबसे पहले कालसी अभिलेख, ठीक है, कालसी रिकॉर्ड आपका आ जाता है। ये देहरादून में स्थित कालसी अभिलेख किसका है, अशोक का है। आइए जानते हैं, जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि मैंने अपने क्षेत्र के सभी जीव जंतु के लिए, पशु पक्षियों के लिए, मनुष्यों के लिए पूर्ण चिकित्सा की व्यवस्था कर दी गई थी। यह स्थल देहरादून में स्थित है। कालसी शिलालेख क्या, अमलाब नदी के किनारे स्थित है। अमलाब यमुना की सहायक नदी है, जैसे टॉन्स यमुना की सबसे बड़ी सहायक है, वैसे अमलाब भी यमुना की सहायक नदी है। कालसी यहीं से प्राप्त किया। कालसी का प्राचीन नाम क्या था, कालकूट था। कालसी के अन्य नाम क्या था, खलतिका व युगसैल भी थे, ठीक है, खलतिका व युगसैल भी था। यहाँ अशोक का अभिलेख है, जिसे शिला पर अभिलेख से उसे क्या, कालशिला या चित्रशिला कहा गया है, ठीक है। इस अभिलेख की खोज 1860 में क्या, फॉरेस्टर ने की थी। किसने की थी, फॉरेस्टर ने की थी। इस अभिलेख की ऊंचाई 10 फुट व चौड़ाई 8 फुट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह अभिलेख प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि में किया गया है। आपसे पूछे कालसी का अभिलेख की भाषा पूछेगा तो भाषा है प्राकृतिक, लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। तो सर दोनों फैक्ट अलग अलग है, लिपि अलग है, भाषा अलग है। भाषा है प्राकृतिक, लिपि है ब्राह्मी, ठीक है। कालसी अगर बात करूं, कालसी यमुना व टॉन्स के संगम पर स्थित है, जो कुनिंद राजाओं की राजधानी थी। हम जानेंगे कुनिंद हो गया, पवार हो गया, ठीक है, कत्यूर हो गया, ठीक है, चंद हो गया, इनके बारे में भी हम चर्चा परिचर्चा। आपका रिव्यू अच्छा रहेगा, हम दिन प्रतिदिन बेहतर क्लास करेंगे, क्या बेहतर से बेहतर चीजों का कलेक्शन आपके लिए होगा, ठीक है। इस अभिलेख में अशोक ने कालकूट क्षेत्र को अपरांत कहा है तथा यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा है। देखो अब अपने अभिलेख में अशोक ने क्या, कालकूट क्षेत्र को अपरांत व यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा है। इस अभिलेख में अशोक ने हिंसा त्याग कर अहिंसा अपनाने की बात कही है। 7वीं शताब्दी में कालसी को शुद्ध नगर रूप में भीमसेन ने देखा था। 7वीं शताब्दी में क्या, कालसी को शुद्ध नगर के रूप में भीमसेन ने देखा था। यह अशोक का 13वें क्रम का क्या है, क्रम, तो सर इसे आप क्रम कर लेंगे, क्रम का शिलालेख है। यहाँ अशोक के 14 शिलालेख हैं। इस अभिलेख में हाथी के चित्र का अंकन किया गया है और उसके पैरों के मध्य गजतमे श्रेष्ठ हाथी शब्द लिखा गया है। गजतमे संस्कृत भाषा में लिया गया है, ठीक है। इसमें हाथी को क्या, आसमान से उतरते हुए दिखाया गया है। पुरातात्विकविदों के अनुसार यह भगवान बुद्ध का प्रतीक है। यहाँ के अभिलेख खंडित अवस्था में है, मतलब कि टूटी हुई अवस्था में है। इनका खंडन 1254 में नसीरुद्दीन मोहम्मद ने किया था, ठीक है। इस लेख में अंत में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट तो आपका कालसी होगा। लाखामंडल राजकुमारी कौन सी, बताओ मुझे, राजकुमारी कौन थी, बताओ मुझे, आप बताएंगे किस राजकुमारी के शिलालेख मिले हैं यहाँ से, लाखामंडल से, ठीक है। तो देखो इसका प्राचीन नाम क्या था, मण था, ठीक है, मण था। लाखामंडल यमुना व रिखनाड़ तथा यमुना के गोदरगाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। लाखेश्वर या लाखामंडल में छत्र युक्त, ठीक है, पैगोड़ा सदृश मंदिर स्थापित है। लाखामंडल गुफा से क्या, कत्यूरी राजवंश की राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त हुआ है लाखामंडल से, ठीक है। यहाँ से गुप्तकाल से पूर्व ही मूर्तियों की
भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से दो विशाल मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं जिन्हें अर्जुन भीम या जय विजय भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा अर्जुन भीम या जय विजय की मूर्तियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, तो लाखा मंडल से। ठीक है, यहाँ से ब्राह्मी लिपि में श्लोक बुद्ध संस्कृत में लेख में मिला भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, लाखा मंडल लेख में उत्तराखंड को सिंहपुर कहा गया है। तो सर नेक्स्ट है आपका अंबाड़ी। अंबाड़ी की बात करो, यह स्थान देहरादून में स्थित है। यहाँ से भद्रमित्र शुंग का अभिलेख मिला है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से अंबाड़ी क्षेत्र से किसका अभिलेख मिला है, भद्रमित्र शुंग का अभिलेख मिला है। नेक्स्ट है त्रिशूल अभिलेख। त्रिशूल अभिलेख संख्य लिपि में लिखा गया है। राज्य में गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर व बाड़ाहाट शक्ति मंदिर से त्रिशूल लेख मिले हैं। ठीक है, गोपेश्वर से प्राप्त लेख में विशुनाग वंश के अशोक चल्ल नेपाली शासक तथा बाड़ाहाट से प्राप्त लेख में गुहनाग नागवंश व अशोक चल्ल के नाम मिले हुए हैं। अल्मोड़ा से प्राप्त सिक्के कॉइन्स ऑफ फ्रॉम अल्मोड़ा की बात करें तो ये कुनिंद शासकों से संबंधित थे। अल्मोड़ा और बागेश्वर की सीमा पर 1979 में कत्यूर घाटी से 15 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर निम्न राजाओं के नाम मिलते हैं, शिवदत्त, शिवपालिका, हरिदत्त और मार्गभूतियां अशोक गोमित्र का नाम उल्लेखित है। ये हिमालय क्षेत्र की पहली मुद्रा थी। ये सिक्के राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में रखे गए हैं। बताया जाता है कि इसके अलावा यहाँ सिक्के अल्मोड़ा के बाद फिर ब्रिटेन के संग्रहालय में अल्बर्ट म्यूजियम में भी संरक्षित हैं। वीरभद्र ऋषिकेश को कहा जाता था नामक स्थान से भी ऐतिहासिक काल में अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल का उत्खनन 1973 से 1974 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किया था। उत्खनन में कुषाण कालीन भवन, सिक्के व मृदभांड, मिट्टी के बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मोरध्वज, ठीक है, मोरध्वज में 1979 से 81 तथा पांडुवाला पौड़ी 1983 का उत्खनन किया। मोरध्वज से बुद्ध की योगासन मुद्रा में बोधिसत्व प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें पता चलता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभुत्व था। इसके अलावा कृष्ण की केशिवध मूर्ति भी प्राप्त यहाँ से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है मरखाम। मरखाम ने 1887 में मोरध्वज का उत्खनन किया था। यहाँ से 23 अंडाकार मृण फलकों की खोज की गई है। यहाँ से 8 मृण मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। नैनीताल तथा देहरादून के बाड़ाहाट से ईंटों पर लेख उत्कीर्ण मिले हैं। बागेश्वर लेख से कत्यूरी काल के राजा बसंत देव, ठीक है, खरपर देव, राजा निम्बर के वंशों की जानकारी प्राप्त होती है। हम जानेंगे इन राजाओं के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिहरी के पलेठी से प्राप्त अभिलेख से नागवंश की जानकारी प्राप्त होती है। बास्ते ताम्रपत्र कहाँ, पिथौरागढ़ से गोरखा सेनानायक मोहन थापा का उल्लेख मिलता है। यह ताम्रपत्र आनंद पाल का है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्य उत्तराखंड राज्य में आद्य ऐतिहासिक काल में नगर होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उस समय गोविशाण काशीपुर के नाम से, आज काशीपुर के नाम से जाना जाता है। गंगाधार, उद्वार हरिद्वार हो गया, कनखल हो गया, शत्रुघ्न हो गया, कालकूट हो गया, सुबाहु की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, गोविशाण से उत्खनन में 2600 ईसा पूर्व की ईंटें प्राप्त की गई है। कनखल एवं मायापुर से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों का कारण हरिद्वार को गेरुए रंग की सभ्यता का नगर कहा गया है। ठीक है, हरिद्वार को क्या गेरुए रंग की सभ्यता या संस्कृति का नगर कहा गया है। अब जानेंगे हम ऐतिहासिक काल के स्रोत क्या हैं। तो प्राकृतिक सुविधाओं के साथ साथ उत्तराखंड क्षेत्र आध्यात्मिक रूप से भी आर्य सभ्यता व संस्कृति का केंद्र रहा है। माना जाता है कि पृथ्वी में जल प्लावन के पश्चात जिस स्थान पर जीवन की उत्पत्ति हुई वह स्थान उत्तराखंड के अलकापुरी के समीप ब्रह्मावर्त माणा के अति निकट है और आदि मानव यहीं से जीवन प्रारंभ किया था। इन्होंने बद्रीनाथ के समीप 5 गुफाएं हैं, गणेश, नारद, स्कंद, मुचकुंद, व्यास। ये वही गुफाएं हैं जहां वेदों और पुराणों की रचना हुई थी। मनु के बारे में कहा जाता है कि माणा से आए हुए थे। उन्होंने जिस भूमि पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया उसे मनु के नाम से मानसखंड कहा गया था। उत्तराखंड का उल्लेख प्रारंभिक धर्म ग्रंथों में भी मिलता है, जहां केदारखंड माया क्षेत्र से हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र का जिक्र वर्तमान गढ़वाल के लिए मानसखंड, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक का विस्तृत क्षेत्र का जिक्र वर्तमान कुमाऊं के लिए किया गया है। वर्तमान में दोनों को संयुक्त रूप से देवभूमि के नाम से जाना जाता है। लोक कथाओं में गाथाओं के आधार पर पांडव यहाँ पर आए थे और महाभारत और रामायण की रचना की थी। महाभारत महर्षि वाल्मीकि, रामायण के वाल्मीकि, ठीक है, और महाभारत के कौन थे बताओ, महाभारत के आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आप बताएंगे व्यास जी थे क्या, बताना मुझे। ठीक है, रामायण के वाल्मीकि। ठीक है, कालिदास ने अपने महाकाव्य के मंगल श्लोक में हिमालय की वंदना कर नागधीराज को देवात्मा एवं पृथ्वी का मानदंड कहा है।
पौराणिक ग्रंथों के अनुसार उत्तराखंड सहित हिमालय को के पार के प्रदेश तिब्बत का प्राचीन नाम उत्तर कुरु एवं मेरठ हस्तिनापुर का नाम दक्षिण कुरु था। संभवतः इन दो प्रदेशों को जोड़ने वाले के बीच को क्षेत्र को उत्तराखंड नाम या कारुपथ पड़ा। पुराणों के अनुसार यहाँ पर यक्ष, किन्नर, खस, किरात आदि प्राचीन समुदाय के लोग निवास करते थे। उत्तराखंड हिमालय का प्रमुख भाग है। आज उत्तराखंड दो मंडलों में सिमट कर रह गया है, लेकिन उत्तराखंड का कत्यूरी, चंद, पवार राजवंश, टिहरी रियासत, गोरखाराज और अंग्रेजी के शासनाधीन भी रहा है। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में परिचर्चा करेंगे। ये हमने उत्तराखंड के बारे में बेस बनाया, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में संलग्न हो सकते हो। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहां आपको इसका क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा और आपको पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क रिवीजन के लिए प्राप्त हो जाएगी। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।